Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the fourth chapter of First Flight Class 10. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. So Anne Frank ने डायरी एंट्री लिखी थी, उसके एक्सर्प्ट्स से बना हुआ ये चैप्टर है. Before you read, Anneliese Mary Anne Frank, 12th June 1929. So Anneliese Mary full name है Anne Frank का and her birth date is 12th June 1929. But हाँ, उसका डेथ इज़ नॉट कन्फर्म्ड, एग्जैक्ट डेथ का नहीं पता है. इट इज़ समवेयर बिटवीन फरवरी मार्च 1945 के बीच में उनकी डेथ हुई है. वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली. सो उनकी डेथ हुई थी फरवरी मार्च में 1945 में. एंड ये जर्मन बॉर्न गर्ल, जूइश गर्ल है जो जर्मनी में बॉर्न हुई थी. एंड इन्होंने ये डायरी लिखी थी जब वो हाइडिंग में छुपी हुई थी अपनी फैमिली के साथ और 4 अदर फ्रेंड्स ऑल्सो इन एम्स्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू में जब ये लोग एम्स्टरडम में छुपे हुए थे ड्यूरिंग जब जर्मन्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ था जगह, वो नीदरलैंड्स को होल्ड किया हुआ था इन वर्ल्ड वॉर 2 में. ऑलराइट, नाउ दिस गर्ल, लेट्स see what is written. This is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Anne Frank, 10th October 1942. So this girl, जब वो इतने ट्रामा में थी, जब वो हाइडिंग में थी एज अ जूइश गर्ल, तब भी शी वॉज़ वेल मेंटेन्ड, उसे अच्छे से रहना पसंद था और वो ड्रीम करती थी एक ब्राइट गुड लाइफ की. और तब इन्होंने ये अपना पिक्चर लगाया यहाँ पे इस हाइडिंग के समय में. एंड देन शी ड्रीम्ड ये फ़ोटो विच आई वुड विश टू लुक, वो ऐसी दिखना चाहेंगी ऑल द टाइम, हमेशा वो ऐसी ही स्माइलिंग, खुश, वेल ड्रेस्ड दिखना चाहेंगी. एंड देन एक दिन शी ड्रीम्स दैट आई वुड मे बी शी विल गेट चांस टू हॉलीवुड, उनको हॉलीवुड जाने का भी चांस मिलेगा. सो शी हैड लॉट्स ऑफ ड्रीम ऑल्दो टू डू व्हाट शी वांटेड टू व्हेन शी विल बी फ्री. ऑल्दो शी वॉज इन हाइडिंग, वो छुपी हुई थी, फिर भी उसके बहुत सारे ड्रीम्स ही. ये कोई भी नॉर्मल एक जिसके बहुत सारे सपने होते हैं बहुत अच्छे दिनों के, ये भी वैसी ही थी. बट इन्होंने जो ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं वो जब हाइडिंग में थी तभी उनकी ये चीज़ लिखी हुई है. सो वो एम्स्टरडम में थी जब जर्मन्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ था नीदरलैंड्स को. वहाँ से हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज़ गेन पावर इन जर्मनी. जब जर्मनी में नाजीज़ ने, हिटलर की टीम ने, जब आर्मी ने ऑक्यूपाइड कर लिया, उसको पावर मिल गया, देन ये लोग एम्स्टरडम शिफ्ट हो गए. बट वहाँ भी दे वर ट्रैप्ड व्हेन when the Nazi occupation extended into Netherlands. बट वहाँ से भी जब वो जर्मनी एम्स्टरडम गए और नीदरलैंड्स तक पहुँच गए, वहाँ भी ये लोग फंस गए, ट्रैप हो गए. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. एंड जब persecutions, जब killings बढ़ गए, तब वहाँ पे अगेंस्ट द जो जूइश पॉपुलेशंस थे उनको परेशान करना बढ़ गया. तब द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई, वो लोग छुप के पूरी फैमिली जुलाई 1942 में उनके फादर के, ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के छुपे हुए रूम्स में, इन हिडन रूम्स. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड. 2 साल तक वो छुपे रहे, लेकिन उसके बाद इस ग्रुप को किसी ने धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया, वहाँ से को कैरी किया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप. वहाँ के कंसंट्रेशन कैंप पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया. वेयर एंड और वहाँ पे लोगों को विदाउट एनी राइट्स बहुत ही बुरे इन्वायरमेंट में रखा जाता था, जहाँ आइदर दे वर किल्ड और दे वर
दे वर किल्ड और दे डाइड बिकॉज ऑफ द वेरी बैड कंडीशन। इतने बुरे हालात होते थे कि वहाँ या तो वो मर ही जाते थे या मारे जाते थे, या फिर इतनी बुरी हालत में रहते थे कि फाइनली वो मर जाते थे। कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। और वहाँ उनको ले जाया गया, वहाँ पे एन शी डाइड इन बर्जन बेल्सन, वहाँ बर्जन बेल्सन में बस सिस्टर जो उनकी मार्गरेट फ्रैंक थी वो कुछ दिन पहले हर डेथ वॉज देयर, वो और उसी के कुछ ही टाइम के बाद एंड भी शी ऑल्सो डाइड ऑफ टाइफस, वो भी टाइफस में के से, दिस इज़ वन काइंड ऑफ डिजीज़, वहाँ से शी ऑल्सो एक्सपायर्ड। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड to find that her diary had been saved। पूरी ग्रुप में सिर्फ उनके फादर ऑटो ही जो सर्वाइवर थे, वही बस वहाँ पे बचे थे इस पूरी ग्रुप के, और वो एम्स्टरडम रिटर्न हुए आफ्टर द वॉर, जब वॉर एंडेड, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उन्होंने वहाँ पे उसकी डायरी उनको मिली, इट वॉज सेव्ड। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, वो बिल्कुल उनको विश्वास हो गया, कन्विंस हो गए दैट ये बिल्कुल अलग तरह की रिकॉर्ड है जो उस टाइम के एक्सपीरियंस को वहाँ पे दिखाता है। सो ये उस रिकॉर्ड में था, रिटन रिकॉर्ड में। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, और इसलिए उन्होंने एक्शन लिया इसको पब्लिश करने के लिए। विच लैंग्वेज? इंग्लिश, क्योंकि ये ओरिजिनली डच में था, बट इन्होंने पब्लिश करवाया इंग्लिश में अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इसको पब्लिश करवाया किस नेम में? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल टाइटल से। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। ये डायरी एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे में दिया गया था, गिफ्ट किया गया, इट वॉज गिफ्टेड। एंड chronicles the events, chronicles are the events is describe the events, पूरे जो सारे events जो हुए थे, सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में हुई थी, और वो भी डेट वाइज। chronicles is to write about events, जो सारी चीज़ें हुई थी उसको बिल्कुल डेट वाइज लिखना ऑर्डर में। फ्रॉम ऑफर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 12th जून से अंटिल इट इज़ फाइनल एंट्री, वो जो लास्ट एंट्री हुई थी 1st August 1944 में, मीन्स 2 years में जो वॉट एवर शी हैज़ अंडरगॉन, जो भी उसके ऊपर हुआ और उसने जो भी फील किया, एक्सपीरियंस किया, जो भी सराउंडिंग में वो उसने जो चीज़ें डिस्क्राइब की थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, एंड बिकॉज 1st August, आफ्टर दैट 4th August को उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप पे कैप्चर करके भेज दिया गया था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्राम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। सो जो ओरिजिनल उसके डच लैंग्वेज में लिखा था उससे धीरे ग्रेजुअली, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया एंड became one of the world's most widely read books। और ये बुक बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ, रीड किया हुआ बुक बन गया। There have also been several films, television and theatrical productions। So इसके बहुत सारे फिल्म्स भी बने, टेलीविज़न एंड थिएटिकल ड्रामा भी हुआ, टेलीविज़न पे भी शोज़ हुए प्रोडक्शंस के, और इवन एन ओपेरा भी हुआ, एक सिंगिंग डांसिंग टाइप ऑफ ड्रामा भी हुआ था, और बेस्ड ऑन द डायरी के ऊपर बेस्ड होकर ये सारी चीज़ें बनी थी। अदर दैन स्टोरी बुक, स्टोरीज़ तो रेड हुए ही, बट ये सारी चीज़ें भी हुई। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। एन फ्रैंक की डायरी को डिस्क्राइब किया गया एज ए मैच्योर, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत ही मैच्योर है, समझदार है, और इंसाइटफुल जो बहुत ही सेंसिटिवली सोचा हुआ, बहुत ही थॉटफुल है, इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और ये डायरी क्या प्रोवाइड करवाती है हम लोगों को? डायरी हम लोगों को क्या अवेलेबल करवाती है? जो बहुत इंटीमेट, दैट इज़ वेरी क्लोज स्टडी जो है, एग्जामिनेशन है, जो उस टाइम नाजी लाइफ में डेली लाइफ होती थी लोगों की, जो नाजी हिटलर की जो ऑक्यूपेशन था उसमें उनको कितना टॉर्चर झेलना पड़ता था, वो क्या क्या फेस करते थे, उसके बारे में बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है।
Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. So सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया गया है, जो सबसे फेमस है, रिनाउंड है, और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बातें की गई हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन हुए, चर्चा हुआ है, वो है ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम. हॉलोकास्ट इज़ दैट जो डेथ होती थी उनकी, सबको एक साथ लाकर जो ऐसे सरकम कि उनकी डेथ हो जाए, वहाँ पे जो विक्टिम्स थे, जो सारे लोग उसमें वो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा चर्चित एन फ्रैंक ही हैं सारे विक्टिम्स में. ना ये these are all the activities. You can go through this in your textbook and you will complete it. Okay, now so because it will take time if we go through this right now, so let's continue with the reading. Writing in a diary is a real strange experience for someone like me. वो रिकॉर्ड था. अब what एन फ्रैंक इज़ राइटिंग कि जो अपने वर्ड्स हैं डायरी में. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस. यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज़ Anne writing in the diary. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Someone like me means एन फ्रैंक. एन फ्रैंक बोल रही हैं कि मेरे लिए ये बहुत ही नए तरह का स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब तरह का एक्सपीरियंस है मेरे ऐसे इंसान के लिए एक डायरी लिखना. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. सो नॉट ओनली बिकॉज, क्यों वो बहुत स्ट्रेंज है, बिकॉज यही सिर्फ नहीं है दैट मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है इसलिए मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ है, बट एक दूसरी भी चीज़ है कि बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट बाद में मुझे भी ऐसा लगता है कि बाद में लेटर ऑन ना तो मैं ना तो कोई और, नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, ना तो मैं ना कोई और इसमें इंटरेस्टेड होगा, उसमें उसे ये अच्छा उसमें इंटरेस्ट होगा, उसे अच्छा लगेगा इसके बारे में जानने के. किसी की सोच, किसी के जो अजम्पशंस हैं, जो किसी के ड्रीम्स हैं, म्यूजिंग्स हैं. ओके, म्यूजिंग्स आर अम्यूजिंग थिंग्स, जो हमें बहुत अम्यूजिंग लगता है, हमें अच्छा लगता है, मैं क्या सोचती हूँ. सो ये सारी म्यूजिंग्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अम्यूजिंग. सो जो हमारे एक 13 साल की छोटी स्कूल गर्ल होती है, उसके क्या सोच होती है, उसके क्या थॉट होती है, उसके बारे में जो बाद में अगर कोई पढ़ता है मेरे डायरी के थ्रू, तो उसे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. ऑलराइट, नो वन विल बी इंटरेस्टेड. ओ वेल, इट डजेंट मैटर. सो वो बोलती हाँ ठीक है, बाद में इंटरेस्ट ना होगा, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग. अभी इन प्रेजेंस मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए. सो एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. सो बोलती है कि हाँ ठीक है, बाद में शायद दूसरे को भी नहीं इंटरेस्ट होगा मैं क्या सोचती हूँ, और उसमें मुझे खुद भी इंटरेस्ट नहीं होगा, बट एट प्रेजेंट अभी मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे ऐसा मन हो रहा है. और आई हैव एन इवन ग्रेटर, और मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. जो भी मेरे मन में बातें चल रही हैं, मेरे अंदर जो दबा हुआ सारी तरह तरह की बात है, उसको मैं अपने बाहर निकाल सकूं ताकि मेरा मन हल्का हो सके. सो थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. चेस्ट इज़ योर हार्ट, इट योर हार्ट, और हार्ट में आपके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो आप किसी को शेयर करके हल्के हो जाते हैं. सो शिस्टेल, इतनी सारी बहुत तरह की चीज़ें हैं जिनको मैं शेयर करके हल्का होना चाहती हूँ. थिंग्स ऑफ, और अपने चेस्ट से, अपने ऊपर से ये बातें निकालना चाहती हूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. सो शी सेज़, एन फ्रैंक लिखती हैं अपने डायरी में कि पेपर में ज़्यादा धीरज होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन में, मुकाबले. क्यों? क्योंकि लोग शायद हर बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हर बात को समझ नहीं पाते, हर बात में रिएक्ट करते हैं, बट पेपर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है. वो कोई भी चीज़ सुन लेता है, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, प्यार से बोली बात हो, बहुत ही बुरी तरह से बोला हुआ, डांटा हुआ बात हो, कुछ भी हो, पेपर सुन लेता है. लेकिन एज ए ह्यूमन, एक इंसान तो उस पर रिएक्ट करेगा ही. So she says that paper has more patience, ज़्यादा धीरज है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. और ये कब उसने सोचा कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है,
क्यों जब मुझे मैं एक दिन वन ऑफ दोज डेज व्हेन मैंने ऐसा तब सोचा जब एक दिन ऐसा था जब मुझे बहुत ही थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा था, थोड़ा मैं दुखी लग रही थी और एक घर में बैठी हुई थी, वो सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड। जब मैं अपने गाल पे ठुड्डी पे चिन पर अपने हाथ रखे हुई थी, बहुत बोरिंग लग रही थी और मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी कुछ भी करने का। आई वॉज लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे, और मैं सोच रही थी कि मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और मैं बिल्कुल वहीं पे रह गई। मैं बाहर भी नहीं गई, मैं जहाँ पे थी वहीं पे फाइनली लास्ट में मैं वहीं पे रह गई, बाहर बिना निकले। और ब्रूडिंग आई वॉज ब्रूडिंग मीन्स मैं दुखी होते रहे, सोचती और दुखी होती रही। ब्रूडिंग इज़ टू थिंक एंड बी सॉरी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और तब उसने रियलाइज़ किया कि हाँ पेपर का, और तब उसे लगा कि नहीं, पेपर इतना रिएक्ट नहीं करता है जैसे पीपल, और वो ज़्यादा पेशेंट होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड द स्टिफ बैक्ड नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. So she was brooding, वो बिल्कुल दुखी होकर सोच रही थी। तब उसने डिसाइड किया कि जो भी मेरे मन में बात है, हाँ बिल्कुल पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धीरज होता है, तो मुझे उससे शेयर कर लेना चाहिए। बिकॉज मैं कोई भी प्लान नहीं बना रही हूँ कि मैं अपनी बात को किसी और के साथ शेयर करना चाहूँगी, एक्सेप्ट फॉर एल्स। रीड दिस, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स, क्योंकि मैं जो पढ़ूँगी वो मैं किसी और से शेयर नहीं करना चाहती, तो मैं सिर्फ इस पेपर में ही, इस डायरी में ही लिखूँगी। सी, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, क्योंकि और नहीं शेयर करूँगी, और जब मैं लिखूँगी तो मैं इसको किसी को दिखाने वाली भी नहीं हूँ। और वेयर इज हाउ इज़ शी राइटिंग, अनदर नेम जो वो लिख रही हैं डायरी के लिए वो है स्टिफ बैक्ड नोटबुक। स्टिफ्ड बैक क्यों? बिकॉज ये डायरी कोई भी होती है उसके जो कवर होते हैं वो हार्ड होता है, स्टिफ होता है। सो स्टिफ नोटबुक इज़ द डायरी। ग्रैंडली रेफर्ड, ग्रैंडली मीन्स बहुत ही शानदार तरीके से उसे किस नाम से रेफ़र किया जाता, किस नाम से बुलाया जाता है, इज़ टू एज अ डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, सो शी सेज दैट मैं जो भी लिखूँगी मैं किसी और से शेयर नहीं करने वाली हूँ, अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई सच का फ्रेंड मिल जाए, एंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और ऐसा दोस्त मिले जिसको बताने पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़े। सो शी डिसाइड्स कि नहीं, मुझे जो भी लिखना है मुझे पेपर में ही लिखना है। और मैं जो पेपर पे लिखूँगी उसको मैं किसी से शेयर भी नहीं करने वाली हूँ, और तब तक नहीं शेयर करने वाली हूँ जब तक मुझे सच में कोई सच्चा दोस्त न मिल जाए। और अगर वो उस डायरी को पढ़ेगा तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी डायरी और जो दोस्त होगा वो बिल्कुल एक तरह के होंगे। और वो डिस्क्राइब कर रही हैं अपनी डायरी को, उसका दूसरा नाम उसको रेफ़र कर रही हैं किस नाम से, दैट इज़ स्टिफ बैक्ड नोटबुक। ऑलराइट, उसे डायरी को अपना बता रही हैं स्टिफ्ड बैक्ड नोटबुक। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So अब वो back to the point है, उस point पे हैं जहाँ पे वो दोबारा उस बात पे आ गई कि किस तरह से उन्होंने शुरू किया है। prompt क्या हुआ, किस चीज़ से prompt हुई, किस चीज़ से उनको ये दिमाग में ये बात आया, किस स्टिमुलस किस बात से आया कि उन्हें डायरी लिखना चाहिए, टू कीप, उन्हें डायरी रखना चाहिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, उसमें उनका पहले जो बात थी जिससे उनको ये लगा कि नहीं मुझे डायरी रखनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली नाउ, शी सेड, मुझे बिल्कुल साफ और थोड़ा ज़्यादा साफ होना चाहिए बताने में कि फ्रेंड नहीं है, मतलब सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो शी सेज, मुझे ज़्यादा सही से साफ से समझाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि जो 13-year-old एक गर्ल है वो बिल्कुल अकेली है पूरे वर्ल्ड में। एंड आई एम नॉट, शी सेज, और हाँ सच में मैं बिल्कुल ऐसी भी नहीं हूँ कि बिल्कुल अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। सो वो बोलती है मेरे पास बहुत ही प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं और एक 16 ईयर्स की बड़ी बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और ऑलमोस्ट 30 पीपल हैं जिनको वो अपना दोस्त बोल सकती हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। शी सेज दैट उनके पास एक फैमिली भी है और बिल्कुल आंट्स हैं जो उनको बहुत प्यार करती हैं, लविंग हैं, एंड अ गुड, और उनके पास एक अच्छा सा घर भी है।
नो, ऑन द surface I seem to have everything except my one true friend. So she says that हाँ, सरफेस से मीन्स सुपरफिशियल वे में, ऊपरी तरह से ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट फॉर एक चीज़ के अलावा, वो है ट्रू फ्रेंड, वन ट्रू, एक सच्चा दोस्त. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में हमेशा अच्छा टाइम स्पेंड करने की सोचती हूँ. मीन्स आप अपना बहुत प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते, दिल की बात नहीं शेयर करते, बस खुशी खुशी रहना चाहते हैं. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स. वो बोलती हैं कि मैं बहुत ही हर चीज़ के बारे में, अपने जो अभी मेरे प्रेजेंटली जो दोस्त हैं उनके साथ मैं सिर्फ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ, और मैं अपने आप को ऐसा नहीं तैयार कर पाती हूँ. आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक कि मैं उनसे बात कर लूँ किसी भी चीज़ के बारे में. बस ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल साधारण होते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी होते हैं, और जो एवरीडे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसी के बारे में सिर्फ हम बात कर पाते हैं. जैसे हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड आफ्टरनून विश करते हैं, हाउ इज़ द वेदर, कैसा मौसम है, कैसा क्लास है, यही सब बात करते हैं. बट हाँ, दिल की बात जो बहुत डीपली हमें इफ़ेक्ट करती है उसको वो नहीं बात कर पाती हैं. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और वो बोलती है हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हम अंदर से बात किसी हम दिल की बात कर पाते हैं, और यही प्रॉब्लम है, दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो शी सेज मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. और वो बोलती है मे बी ये ज़रूरी नहीं कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स ही वैसे हो, ये मेरी भी गलती हो कि मैं दूसरों के साथ इतना पर्सनली अपनी बातें नहीं शेयर कर पाती हूँ. आई कैन नॉट कन्फाइड, मैं नहीं किसी से कन्फाइड कर पाती हूँ और किसी से पर्सनल बातें कर पाती हूँ इन ईच अदर. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. सो वो बोलती है जो भी हो, उनकी प्रॉब्लम हो या मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि मैं शेयर नहीं कर पाती, लेकिन यही सिचुएशन है, यही सच्चाई है, दैट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. और अनलकीली ऐसा है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है कि कुछ दिनों में ये चेंज हो जाएगा. इट इज़ नॉट लायबल, लायबल इज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये सिचुएशन चेंज हो जाए और कोई मेरा क्लोज़ फ्रेंड अभी जो लोग हैं उनमें कोई बन जाए और मैं उनसे अपनी फीलिंग शेयर, ट्रू फीलिंग शेयर करूं. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. सो वो बोली इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है, टू इन्हांस, ताकि मैं, अगर मेरे कोई फ्रेंड्स अभी नहीं है तो कम से कम मैं अपनी फीलिंग्स एक डायरी से तो शेयर कर सकूं. टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. So, Anne Frank says that जो इमेज मेरी जो बहुत दिनों से जिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जिस फ्रेंड के मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, मैं जिसके बारे में इतना सोच रही हूँ, उसकी इमेज को और नहीं बढ़ाना चाहती, उसको और इन्हांस नहीं करना चाहती. इन्हांस मीन्स किसी भी चीज़ को और ज़्यादा ट्रू बनाना, सामने फ्रंट में दिखाना, इन्हांस करना इमेज को. और इतने बड़े फ्रेंड लॉन्ग जो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ, अब उसको ज़्यादा उसके बारे में आपको नहीं डिटेल में बताऊँगी. उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी. मैं उसके बारे में जो पॉइंट्स है उसको यहाँ जॉट नहीं करना चाह रही, यहाँ लिखना नहीं चाहती हूँ. ओके, दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो जैसे अधिकतर लोग करते, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. सो वो बोलती हैं बट मैं चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल तो डायरी ही मेरा वो फ्रेंड बन जाए. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और मैं उस फ्रेंड को क्या बोलने वाली हूँ, डायरी फ्रेंड को किटी. दिस एन फ्रैंक इज सेइंग नाउ सिंस नो वन would understand, we'll read the question answers later. Since no one would understand a word of my stories in Kitty if I were to plunge right in. So वो बोलती हैं कि अगर मैं जो भी लिख रही हूँ उसको कोई भी एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा अगर मैं डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर दूँ. प्लंज इन मीन्स बस इसमें बीच में ही कूद जाऊँ, बीच में ही शुरुआत कर दूँ. प्लंज करूँ मीन्स जंप. सो एकदम डायरेक्ट स्टार्ट कर दी. इसके लिए मुझे इंट्रोडक्शन थोड़ा तो देना ही पड़ेगा.
I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. She says that मुझे अच्छा नहीं लग रहा, I dislike it, कि मैं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में छोटा सा स्केच बताऊँ. स्केच मीन्स थोड़ा सा ब्रीफ में, शॉर्ट में डिटेल बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में. नहीं तो आप किसी को भी मेरी इस डायरी का एक वर्ड भी नहीं समझ में आएगा. वो बोलती मुझे नहीं पसंद है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको डिटेल्स, छोटा सा डिटेल बताऊं, बट स्टिल इस डायरी को समझने के लिए इसको जानना ज़रूरी है. माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. सो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं कि उनके फादर जो मोस्ट एडोरेबल है, जो सबसे ज़्यादा लाइकेबल है, लवेबल है, वो आई हैव एवर सीन, जो उन्होंने कभी देखा हो, वो उन्होंने मदर से शादी नहीं की. कब तक? जब वो 36 के थे. जब 36 में उन्होंने शादी की और उनके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिज, उनकी शादी के समय मदर वॉज 25 ईयर्स. सो मदर एंड फादर में काफ़ी गैप है, एज गैप. सो दिस इज़ लाइक 25 एंड मीन्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से ज़्यादा का गैप है. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. नाउ शी सेज उनकी बहन जो है वो शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बॉर्न हुई थी 1926 में. आई वॉज बॉर्न इन 12 जून 1925. एन फ्रैंक का बर्थ हुआ था 12 जून 1929 में. I lived in Frankfurt until I was 4. She said that Frankfurt में वो पहले, जब तक वो 4 years की थी तब तक वो वहाँ पे रही. My father immigrated to Holland in 1933. So she says that उनके father immigrate हो गए, वहाँ से उन्होंने अपनी कंट्री चेंज कर ली, ट्रैवल कर लिया उन्होंने. और वो कहाँ गए? हॉलैंड. फॉर अ लिविंग वो गए हॉलैंड में 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर. और उनकी मदर ने उनको वहाँ पे ज्वाइन किया हॉलैंड में. कब? सितंबर में. ओके, इन सितंबर. वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर. और तब तक ये लोग दोनों, मार्गरेट और एन फ्रैंक, ये लोग अपनी ग्रैंड मदर के साथ एचन में रह रहे थे. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. और दिसंबर मंथ में मार्गरेट गई अपने पेरेंट्स के पास हॉलैंड. और फरवरी में एन फ्रैंक भी अपने पेरेंट्स के पास गई अपनी सिस्टर के बर्थडे के दिन. ओके, सो फरवरी व्हेन आई was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. और जब मार्गरेट का बर्थडे था तो उनको जस्ट टेबल में एकदम ऐसे कैजुअली रख दिया गया एज अ गिफ्ट. प्लंक्ड डाउन लाइक अ बर्थडे में किसी को गिफ्ट दिया जाता, वैसे एक रख दिया गया उनको बर्थडे गिफ्ट की तरह मार्गरेट के लिए, एक सिस्टर ऑन द टेबल. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. और जैसे ही वो गई उन्होंने इमीडिएटली अपनी नर्सरी क्लासेस शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. वो 6 ईयर्स तक, जब उनका 6 ईयर्स हो गया तब तक वो वहाँ पे रहीं. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. और जब 6 ईयर्स की थी तब वो फर्स्ट क्लास, उन्होंने अपना क्लास 1 शुरू किया. इन द 6th फॉर्म माई टीचर was Mrs. Cupress. So the headmistress. जब वो क्लास 6 में गई तब उनकी टीचर जो हेडमिस्ट्रेस थी वो मिसेस क्यूप्रेस थी. At the end of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. और वो बता रही हैं इट इज़ लाइक साल के अंत होते होते वो दोनों एक दूसरे से अलग होने में रो रहे थे. They were in tears as we said a heart-breaking फेयरवेल. जब वो लोग एक शेयर कर रहे थे, जब एक दूसरे को वो लोग बाय बाय कर रहे थे, क्योंकि शी वॉज गोइंग टू अनदर प्लेस, अनदर क्लास. इन द समर ऑफ 1948. सो हार्ट ब्रेकिंग इज़ जो बहुत ही दुखी करने वाला होता है, वैसा फेयरवेल. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन. सो वो बताती हैं कि इन समर 1941 में ग्रैंड माँ उनकी बीमार हो गई और उनको एक ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए उनके बर्थडे में कोई ख़ास सेलिब्रेशन, कुछ खास मनाया नहीं गया, कुछ खास सेलिब्रेट नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा हुआ. ग्रैंडमा डाइड इन 1942. जनवरी 1942 में उनकी ग्रैंडमा का डेथ हो गया. नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर.
कोई नहीं जानता। वो कभी किसी से उन्होंने शेयर नहीं किया कि वो अपनी ग्रैंड मदर को कितना मिस करती हैं और अक्सर उनको याद करती है, हाउ ऑफन उनके बारे में सोचती हैं और उनको अभी भी प्यार करती हैं ग्रैंड मदर को। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। अब जो नेक्स्ट ईयर जो हुआ था 1942 का, वो उसका इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था कि ग्रैंड माँ का जो लास्ट ईयर के ऑपरेशन के चलते जो सेलिब्रेशन नहीं हुआ उसको भी इस साल उसी तरह से मनाया जाए, उसको इसमें फुलफ़िल कर दिया जाए नेक्स्ट बर्थडे में। इसलिए इस बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और ग्रैंड माँ कैंडल, एक और एक्स्ट्रा कैंडल ग्रैंड माँ की याद में जलाया गया। ऑलराइट, उनके केक में, एन फ्रैंक के केक में एक और एक्स्ट्रा कैंडल था जो ग्रैंड माँ की याद में जलाया गया था। द फोर विद द रेस्ट, और जो दूसरे कैंडल्स थे एन फ्रैंक के, उसके साथ एक और कैंडल। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सो शी सेज दैट उनके जो एक्सेप्ट फॉर ग्रैंड मदर जो अब नहीं रही, उसके अलावा सब लोग अच्छे हैं हेल्थ में, दे आर डूइंग वेल, और इसके चलते हम लोग सब आज के प्रेजेंट डेट में हैं, दैट इज़ जून 20 1942। हम लोग सब हेल्दी हैं, फाइन हैं, इसलिए आज का डेट है 20 जून 1942 जब हम लोग हैं। और मेरी जो डेडिकेशन है इसके लिए, जो मैं जो बिल्कुल इसमें डेडिकेटेड हूँ और बहुत ऑनेस्टली जो मैं ये काम कर रही हूँ वो इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि हम लोग सब फिट एंड फाइन हैं, और इसलिए मैं बहुत ऑनेस्टली ये ये डायरी लिख रही हूँ। नाउ सी हर डायरी राइटिंग, इसकी डायरी एंट्री देखिए, लिखा हुआ है डियरेस्ट किटी। So she is calling her diary, addressing her diary with Kitty. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. So हमारा पूरा क्लास is quaking in its boots is, सब नर्वस हैं, शिवर कर रहे हैं, सब कांप रहे हैं। Quaking in its boot is shaking with fear and nervousness. बहुत नर्वसनेस से, बहुत और डर से हम लोग कांप रहे हैं। Why? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So she is the reason, of course, जो reason है वो ये है कि जो आने वाला forthcoming meeting है, हाँ, which the teacher, जब teachers decide करते हैं कि किसको, कौन आगे पास होगा और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट फॉर्म में, और कौन पीछे रह जाएगा, किसको पीछे रख लिया जाएगा, मीन्स किसको फेल किया जाएगा। हु विल बी केप्ट बैक। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, और जो आधी पूरी क्लास है वो बिल्कुल चैलेंजेस ले रही हैं, एक दूसरे से शर्त रख रहे हैं, बेट्स रख रहे हैं। जी एन एंड आई, सो जी एंड उनकी एक और फ्रेंड है, और एंड आई दैट इज़ एन फ्रैंक laugh ourselves silly at the two boys behind us. हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हंस रहे हैं, ourselves silly, बेवकूफ़ों की तरह। क्यों जो पीछे दो लड़के हैं उनके ऊपर हम लोग हंस रहे हैं जो हमारे पीछे बैठते हैं। CN and जैकस, ये दोनों बॉयज़ का नाम है। What is the name of these two boys? CN and जैकस, who have staked their entire holiday savings on their bet. So इन लोगों ने पूरी जो छुट्टियों की जो उनकी बचत है, सेविंग है, उसको इन लोगों ने शर्त लगाने के ऊपर पैसे लगा दिए हैं, स्टेक किए हैं। ओके, ऑन देयर बेट्स, ऑन देयर जो शर्त लगाई है, उसके जो चैलेंज लगाई है उसके ऊपर पूरे पैसे लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सो सुबह से लेकर रात तक बस एक ही बात दोनों के बीच में चल रही है, दैट तुम पास होने वाले, दूसरा बोला नो मैं नहीं होने वाला, फिर एक बोला हाँ तुम होने वाले, फिर दूसरा बोला नहीं मैं नहीं होने वाला, मीन्स क्या, पास। कोई बोलता है तुम पास हो रहे, दूसरा बोला नहीं मैं पास नहीं होने वाला, मैं फेल होने वाला। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। सो अब जैसे क्लास में दो लोग इतना बार बार एक ही चीज़ रिपीट करें तो दूसरे ही परेशान हो जाते हैं इसको सुनकर, तो वो दूसरे को शांत करवाना चाहते हैं। या तो आप अपनी नज़रों से, वैसे रिक्वेस्टिंग प्लीडिंग ग्लांसेस से आप किसी को शांत करवाते कि बस हो गया, बहुत शांत हो जाओ अपने, और दूसरे होते नहीं तो आप गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं, आउटबर्स्ट, और बहुत गुस्सा हो जाते, कभी कभी तेज़ बोल देते हैं। दैट इज़
प्लीडिंग ग्लांसेस इज जो रिक्वेस्टिंग नज़र होती है, बहुत जो आप देखते हैं किसी को तो बहुत रिक्वेस्ट से देखते हैं कि अब चुप हो जा, बहुत हो गया, और कभी कभी अब गुस्सा हो जा, बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़ोर से चिल्ला देते हैं, एंड फिर भी इससे ये लोग शांत नहीं होते, दे कांट काम देम डाउन। ये चीज़ें उसको हेल्प नहीं करी चुप होने में कि ठीक है बंद करो ये अपनी बैटिंग और नहीं हो सकता पास, इसके ऊपर में उनको शांत नहीं कर सकते, काम डाउन नहीं कर सकते। इफ़ यू आस्क मी दे आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब एन फ्रैंक बोलती है अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 25% सारे बेवकूफ़ है, डमीज़ ही हैं इतने सारे, दैट यहाँ पे इतने सारे बेवकूफ़ हैं कि इसमें से 25% जो क्लास है उसको तो पीछे ही रख देना चाहिए, शुड बी केप्ट बैक, उनको फेल ही कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। बोलती हैं हाँ उन्हें तो पीछे ही रखते, फेल ही कर देना चाहिए, पर यहाँ के जो टीचर हैं उनको आप जो भी टीचर है होता है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसके बारे में आप पहले से गैस ही नहीं कर सकते हैं। जो ऐसे लोग जो क्रीचर्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, ये लोग टीचर्स हैं जो अर्थ पे होते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वील मेक इट। सो वो बोलती है मैं इतना परेशान नहीं हूँ अपनी गर्ल फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए, क्यों? क्योंकि वी विल मेक इट। शी सेज दैट हम लोग तो हर डिसिप्लिन होते हैं, हम लोग पढ़ते ही हैं तो हम लोग तो पास हो ही जाएंगे, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। सो बोलती बस एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं बिल्कुल फाइनल मीन्स श्योर नहीं हूँ, इसके बारे में श्योर जो मीन्स कंफर्म नहीं हो कि इसमें मेरा अच्छा होगा कि हम लोग इसको मेक कर पाएंगे, पास हो पाएंगे कि नहीं। एंड व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट? दैट इज़ मैथ्स। मैथ्स में शी इज़ डाउटफुल कि उनको पास हो पाएंगे कि नहीं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। सो बोलती हैं जो भी हो फिर भी बस हम एक ही चीज़ कर सकते हैं और दैट इज़ वेटिंग। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ होप। और जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक हम लोग एक दूसरे को बोलते रहते हिम्मत नहीं हारने के लिए, टू नॉट लूज़ हार्ट, दिल नहीं बैठना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। वो बोलती हैं मैं दूसरे टीचर्स के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा है, मैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं टीचर्स के साथ। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। सो कितने सारे हैं टोटल टीचर्स? 7 men, 9 टोटल टीचर्स हैं, उसमें से 7 men हैं और 2 फीमेल्स हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स। सो अब ये मैथ्स टीचर के बारे में बात हो रही है। मिस्टर किसिंग द ओल्ड, सो इनकी बहुत ही स्ट्रेंज सी नाम है, और वो ओल्ड फॉगी इज़ वन जो बहुत ही पुराने ज़माने के लगते हैं, ओल्ड फैशन है, वो मैथ्स उनको पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस, और जो उनसे वो बहुत चिढ़े रहते, इरिटेट रहते थे, अनॉयड रहते, क्यों? बहुत ही दिनों से। फॉर एजेस मीन्स बहुत लंबे समय से, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको अच्छा ना लगे तो वो लगता है कि बहुत ही समय से हो रहा है, एजेस। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। और क्यों वो इरिटेटेड अनॉयड रहते थे? क्योंकि वो एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत दिनों तक तो उन्होंने वार्निंग दी कि बात नहीं करना, और लास्ट में उन्होंने उनको एन फ्रैंक को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एज अ पनिशमेंट, असाइन एंड ऐसे ऑन। क्या होमवर्क था? एंड टास्क क्या था? एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। उनको एक ऐसे लिखने के लिए मिला किस टॉपिक पे? एक चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स क्या होता है? जो बहुत ही बातूनी पर्सन होता है उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। बहुत टॉकेटिव पर्सन ही और शी इज़ कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। अब अ चैटर बॉक्स, वट कैन यू राइट अबाउट दैट? सो वो बोलती है एक चैटर बॉक्स, बातूनी इंसान, उसके बारे में क्या लिखा जा सकता है? आईड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। सो वो बोलती है इसके बारे में बाद में सोचूंगी, मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा है दैट आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। उन्होंने बस जल्दी से नोट कर लिया, जॉट डाउन कर लिया जो टाइटल है चैटर बॉक्स, उसको अपने नोटबुक में, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और उसको जल्दी से अपने बैग में पैक कर लिया, टक कर लिया, और कोशिश की कि जो पनिशमेंट मिले चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, क्यों मिले थे? क्योंकि वो बात कर रही थी, तो वो उन्होंने कोशिश की कि अब वो थोड़ी सी कोशिश करके चुप हो जाए, ट्राई टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग, अब जब वो घर गई, दैट इवनिंग, शाम को, आफ्टर दैट फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब उन्होंने अपने सारे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, तब द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तब उनका अटेंशन कहाँ गया? जो नोट लिखा था एसे के बारे में, उसके ऊपर। सो एसे कॉट माई आईज मीन्स उसके तरफ अटेंशन जाना, उसके ऊपर ध्यान जाना। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन
पेन। सो वो बोलती हैं, अब वो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट था, अ चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे इसके बारे में वो सोचने लगी, अपना जो पेन का टिप है फाउंटेन पेन का उसको चबाते हुए, च्यू करते हुए। Anyone would ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was, अब ये बोल रही हैं कोई भी होता है तो वो बहुत कुछ भी लिख देता एमलेसली, उसका कोई वैल्यू हो या ना हो, बस बिना किसी टारगेट के वो टॉक और वॉक एमलेसली फॉर लॉन्ग, बहुत बहुत लंबे कुछ भी वो लिख सकता था इस टॉपिक पे, और बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देता ताकि पेज फिल हो जाता बिटवीन द वर्ड्स। बट द ट्रिक वॉज, अब वो बोलती हैं कोई और होता तो वही करता, बट जो इसमें जो स्किल है, जो चालाकी क्या होगी इसमें, क्या एक स्किल होगा, वो होगा जब आप ऐसी कोई भी कन्विंसिंग, जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सके, जिसमें कन्विंस कर सके, किसी को बिलीव करवा सके इस बहस में, आर्ग्यूमेंट में, क्या कि टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिसमें आप ऐसी आर्ग्यूमेंट करें जिससे विश्वास दिलवा सके कि बात करने की ज़रूरत क्या होती है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ओके, इसको आप साबित कर सके, प्रूव कर सकते हैं, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग ज़रूरी क्यों है, बात करना ज़रूरी क्यों है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। सो वो सोचती रही और अचानक से उनके पास एक प्लान, दिमाग में एक बात आ गई, आइडिया आ गया। आई रोट द 3 पेजेस ऑफ मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी। सो कितने पेजेस उन्होंने उस पर लिख दिया इस टॉपिक पे, मिस्टर चैटर बॉक्स के ऊपर, उन्होंने टास्क दिया था मिस्टर किसिंग ने, उन्होंने 3 पेजेस लिखा और वो सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी जो उन्होंने लिखा था उससे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। अब उन्होंने इस बात पे क्या बहस की, क्या पॉइंट दिया, आर्ग्यू किया कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है मीन्स उसकी पहचान है, उसकी निशानी है, उसकी वो उससे पता चलता है कि ये एक स्टूडेंट है, क्यों। एंड अब तब उसके बाद वो बोलती हैं कि मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरी एक स्टूडेंट की निशानी होती है उसको मैं कंट्रोल करके रख सकूँ। सो शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस, इस तरह से वो बताना चाह रही हैं कि स्टूडेंट है तो वो बहस तो करेगा ही, उसे बात तो वो करेगा ही, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगी कि वो उसको कंट्रोल कर ले। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। सो वो बोलती है मैं कोशिश करूँगी, जो स्टूडेंट का पहचान है बात करना, उसको तो मैं बचा लूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं न बात करूँ, बट ये मेरी मदर की भी हेरिडिटरी जो एक ट्रेट है वो मुझे आई है। सो बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। अगर आप किसी से इनहेरिट करते हैं, किसी से फैमिली से ही आपको ये क्वालिटी मिलती है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, तो वो उसको आप कैसे इलाज कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं। तो वो बोलती है मेरी मदर भी से मुझे ये हैबिट मिली है बात करने की, जो उनकी हैबिट में था एज अ मदर, और वो चीज़ मुझे पास हुआ है क्योंकि मैं अपनी मदर की डॉटर हूँ। तो जो हेरिडिटरी है, वो जो क्वालिटीज़ उनको मिली है उनकी फैमिली से, उसको मैं क्योर नहीं कर सकती, मैं उसका इलाज नहीं कर सकती, वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, जो हैबिट मेरी मदर से मुझे मिला है। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड और नॉट मोर, अगर मैं मदर से अपने ज़्यादा नहीं बात करती तो कम से कम उतना तो मैं बात करती हूँ जितनी मेरी मदर करती हैं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और वो बोलती हैं इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जो अगर आपको ख़ानदानी कोई भी चीज़ मिली है, अपनी फैमिली से कुछ मिली है, ट्रेट जो पहचान मिली है, उसको पे आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। इस पे वो बहुत हंसे, जो उन्होंने बहस दी थी, जो अपने रीज़न दिए थे उसके ऊपर वो काफ़ी हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। सो उस बात पे उस टाइम तो वो बहुत हंसे, पर नेक्स्ट टाइम अगर दूसरे क्लास में वो लोग जब वो लोग खुद भी दोबारा बात करना शुरू किया, प्रोसीड किया बात करना, टू टॉक माई वे, पूरी क्लास में वो बात ही करते रहना चाह रही थी, तब मिस्टर किसिंग ने एक दूसरा ऐसे उनको असाइन कर दिया, टास्क दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। इस बार टॉपिक क्या था, एन इनकरेजेबल जो चीज़ बिल्कुल शुरू से है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, समथिंग दैट इज़ कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई भी बैड हैबिट जिसको आप कभी
उसको बदल नहीं सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने ऐसे लिखने के लिए एक टास्क दिया। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. उन्होंने दोबारा एक और ऐसे फिर एन फ्रैंक ने ऐसे लिख कर दिया और इसके बाद वो बिल्कुल 2 क्लासेस तक, पूरे क्लासेस तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की और तब तक कोई कंप्लेन नहीं किया, लेकिन उनके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट अब तीसरे क्लास में उनकी बात वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, उनके टॉकिंग हैबिट को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। सो ही हैड फाइनली हैड एनफ, और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया था। तो उन्होंने फिर से पनिशमेंट दी। क्या? एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग टू क्लास राइट एन एसे। सो उन्होंने बोला कि एक पनिशमेंट की तरह क्लास में बात करने के लिए मैं एक दूसरा पनिशमेंट दे रहा हूँ। वो क्या है? दैट इज़ राइट एन ऐसे टाइटल, जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो वो बोलते हैं कि एक नया टॉपिक है, उसका टॉपिक का क्या नाम है? क्वैक ऐसे का टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। सो चैटरबॉक्स क्वैक क्वैक। नाउ दिस इज़ द टॉपिक विच शी गॉट। द क्लास रोड, जो पूरा क्लास था वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगा। दैट इज़ रोड। आई हैड टू लाफ टू। सो अब इसके साथ एन फ्रैंक को भी हंसना पड़ा, जब पूरा क्लास हंस रहा था और ऐसी टॉपिक मिली थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, बट अब वो बिल्कुल उनका जो पूरा जो उनकी ओरिजिनलिटी थी, जो उनका सच का अपना जेन्युइन उन्होंने सोच लगाई थी, उसको अब वो सारी चीज़ें अब उनकी एग्जॉस्ट हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। अब उनके पास कुछ ओरिजिनल बच नहीं गया था, नई चीज़। सो इस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे? चैटर बॉक्स के टॉपिक पे। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब टाइम हो गया था, अब रिपीट करने की जगह कुछ नया क्रिएट करने का। समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, बिल्कुल से एकदम सच का ओरिजिनल चीज़ हो। माई फ्रेंड सैन। सो अब जो सैन है उनकी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी थी पोइट्री में, पोएम राइटिंग में। हु इज़ गुड एट पोइट्री। हु इज़ गुड मीन्स उस टाइम का वो प्रेजेंट वो लिख रही होंगी, तो इसलिए वो प्रेजेंट टेंस में इन्होंने लिया। हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे। अब उन्होंने ऑफ़र किया कि वो हेल्प कर देंगी ऐसे लिखने में, फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट, फ्रॉम शुरू से एंड तक, स्टैंजा वाइज, वर्स वाइज वो पोइट्री उनकी लिख देंगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और एन फ्रैंक बहुत ही खुशी के मारे कूद पड़ी, उछल गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। वो बोली मिस्टर किसिंग है जो मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं इस तरह के बहुत ही मजाकिया, हंसने वाली, अजीब सब्जेक्ट के साथ। रेडिकुलस सब्जेक्ट, रेडिकुलस इज समथिंग विच इज़ लाफेबल बट वेरी स्ट्रेंज, ओके, बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज हिम ऑन हिम। सो वो बोलती वो मेरे मजाक उड़ाना चाहता, मैं कोशिश करूँगी कि ये जोक उनके ऊपर मजाक बने, ये मजाक उनका बने, मेरा नहीं। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। उन्होंने वो पोम उनकी कंप्लीट हो गई और उनकी फ्रेंड के हेल्प से, सैन के हेल्प से, और इट वॉज बहुत ही बढ़िया था। इट वॉज बहुत खूबसूरत। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वॉन। सो ये पोइट्री थी किसके बारे में? एक मदर डक और एक फादर स्वॉन के बारे में। हंस विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और इनके क्या थे? 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थे। who were bitten to death, and they were bitten to death by father because they quacked too much. और उनको बाइट कर करके, बिट करके, मतलब अपने बीक से चोट पहुंचा के उनको उसके फादर स्वान ने मार दिया तीनों को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैकिंग करते थे, बहुत ज़्यादा बतख का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा निकालते थे, उसके लिए उसके फादर ने तीनों को मार डाला अपने बीक से हिट करके। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। और लकीली मीन्स बोलती हैं अच्छी बात है कि वो फॉर्चुनेटली, लकीली जो मिस्टर किसिंग हैं उन्होंने जोक को, जो मजाक था उसको बिल्कुल सही तरीके से लिया, और उसके जो भी बात है, किसी की बात करने की जो हैबिट है उसको बिल्कुल सही तरह से लिया। और ही रेड द पोम इन द क्लास
adding his own comments and to several other classes as well. So इन्होंने बिल्कुल उस पोइट्री को समझा, उस पोइट्री में जो बच्चों की बात करने की जो इच्छा होती है, जिसको हमें उसको क्रिएटिव वे में लेना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। और सप्रेस करने का मतलब हम कितना बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने समझा मिस्टर किसिंग ने। और बहुत उसके बाद से इस पोइट्री को उन्होंने पूरी क्लास को भी सुनाया और उसमें अपने कमेंट्स भी दिए और इसको दूसरे अदर क्लासेस में भी इस पोइट्री को सुनाई। Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और तब से, जब से ये पोइट्री मिस्टर किसिंग को मिली, तब से उन्होंने बिल्कुल कभी भी उसे परमिशन दे दी बात करने के लिए और उसके लिए कोई पनिशमेंट, कोई एक्स्ट्रा टास्क भी नहीं दिया कोई होमवर्क का। ऑन द कंट्रारी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स दीज डे। सो ये वो, और जो अपोजिट इससे उल्टा क्या हो गया, कंट्रारी में क्या हो गया, दैट मिस्टर किसिंग अब जो बिल्कुल बहुत पुराने ज़माने के सीरियस से रहते थे, अब वो खुद ही बहुत मजाक, आजकल जोक्स बनाते, मजाक करते हैं। ओके, आजकल बनाते रहते हैं हमेशा। योर्स एंड, सो योर्स एंड, बिकॉज ये कोई भी डायरी एंट्री के एंड में आप अपनी डायरी से बात करते हैं कि आपकी एंड। So extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. This is, ये जो डायरी ली गई है वो लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। द डायरी जो पार्ट है वो निकाला गया है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से, और वहाँ से विथ स्लाइट चेंजेस, थोड़ी सी कम चेंजेस के, बहुत हल्के से चेंजेस के साथ इसको यहाँ पे प्रिंट किया गया आप लोगों के पढ़ने के लिए। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ एंड द इंसाइट, उनकी सोच को, एन फ्रैंक की फीलिंग्स को आप समझ सकते हैं इस डायरी एंट्री के थ्रू। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।